जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि थ्रू आउट ऑर्गेनिक इज लिंक्ड. So whenever we are studying any of the chapter, any of the reaction we are doing, then you have to apply the concepts of GOC से लेके हाइड्रोकार्बन से लेके हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, जो जो आप पीछे पढ़ के आए हो उन सभी को आप यूज करोगे नए चैप्टर में. तो टुडे विल स्टार्ट विद द एल्डिहाइड कीटोन्स एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. And as per the NCERT, the aldehyde and the ketone, aldehydes and the ketones, they are discussed together at the start of the chapter, and at the end of the chapter is the carboxylic acids and their derivatives, because carboxylic acid के कुछ derivative भी हो जाते हैं तो उसके भी reaction हो जाते हैं. तो aldehyde and ketones पहले पढ़ेंगे. नो डाउट इसमें यूज सभी को करेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बताया. वी विल यूज एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीओसी. जीओसी तो सब खैर सारी ऑर्गेनिक में ही करना है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. विल स्टार्ट द एल्डिहाइड एंड द कीटोन पोर्शन टुडे. तो रिगार्डिंग द एल्डिहाइड एंड द कीटोन एवरीबडी इज अवेयर ऑफ. मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ये कि मैं क्यों इन दोनों को इकट्ठा पढ़ा रही हूँ, बिकॉज यू नो यू आर फेमिलियर विद दिस ग्रुप. This is a very, very important group. What is the name of this group? Carbonyl group. Yes, this is a carbonyl group. And the carbonyl group, as per the GOC, is having what nature? मैंने आपको कितनी बार बताई है ये बात कि जब आपको कार्बोनिल को देखना है ना, you have to see this group like this only. हाँ, इसके जो सपोर्टिंग एक्टर है, मतलब जो यहाँ पे लगा होगा, वो यहाँ पे लगा होगा, वो इस कॉन्सेप्ट को, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. यू आर अवेयर ऑफ दिस ना, यू नो दिस थिंग, दिस इज अ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा. तो इसके जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो इसको फेवर करते हैं, नहीं फेवर करते हैं, वो अलग बात है. बट हमने इसको देखना ऐसे ही है, बिकॉज ऑक्सीजन इज हैविंग द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू द कार्बन. सो देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ द पाई क्लाउड, बिकॉज द पाई क्लाउड इज अ loosely held cloud of the electrons between the carbon and the oxygen, so that will get shifted toward the more electronegative atom. तो इसलिए अगर ये वाला ग्रुप हमारे पास आता है, तो अगर ये वाले ग्रुप को मैं कार्बन फैमिली में इंसर्ट करूं, मान लो मैंने इसको कार्बन की चेन में इंसर्ट कर लिया, तो इफ यू आर चेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको पता है कौन सा इफेक्ट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है? यस यस से Inductive effect. Yes, very good. Inductive effect is based on the electronegativity. तो अगर मैं इस ग्रुप को, शाबाश, अब मैं इस कार्बन चेन के साथ इंट्रोड्यूस करूं, तो दैट इज गोइंग टू विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन ना. ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, इस साइड पे एरो आएगा, है ना. तो ये मैंने किसके हिसाब से बताया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे. जैसे आपके किसी एक फ्रेंड ने अभी बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे जो आप कंसिडर करते हो वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है. तो कोई आपसे पूछता है कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो आंसर इज -I. दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, बिकॉज इस पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा. नाउ लेट्स चेक आउट इट फॉर द सेक ऑफ योर मीजोमेरिक इफेक्ट. If this is a group that is being introduced in the you can say chain, तो जब इसे चेन में इंट्रोड्यूस करते हो तो पहली बात तो मीजोमेरिक इफेक्ट कब देखा जाता है? देखो मुझे ना, जैसे जैसे आप आंसर करोगे, मतलब बेसिक्स चीजें हैं, जैसे जैसे आप आंसर करोगे मुझे लगेगा ये इनको आता है तो मैं लेवल बढ़ाती जाऊंगी, और अगर मुझे लगेगा कि इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मेरे माइंड में ये बात होगी कि अभी इनको आता नहीं है, आई हैव टू रिपीट इट अगेन. तो ऑलवेज बी अटेंटिव इन अ क्लास. ये कुछ ऐसा नहीं है कि वी आर टेकिंग अ वर्चुअल क्लास तो उसमें कुछ डिफरेंट है. जस्ट एज यू आर कंफर्टेबल इन योर ऑफलाइन क्लासेस ना, बिल्कुल ऐसे ही. देखो इन सब क्लासेस का मकसद क्या है ना, आपका पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, तो आंसर देना है. मीजोमेरिक इफेक्ट आप तब तक नहीं देखते हो जब तक आपके पास कॉन्जुगेशन नहीं होता है. तो ऐसा ना हो कि आप विदाउट कॉन्जुगेशन में मीजोमेरिक अप्लाई कर दो. तो देयर मस्ट बी द कॉन्जुगेशन ओवर देयर. देखो डबल है, सिंगल है, फिर से डबल. हाँ बिल्कुल. तो ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं. तो अगर मैं इस वाले ग्रुप का दोबारा से इन्फ्लुएंस देखूं, अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन है ना, तो अगर यहाँ पे कॉन्जुगेशन है तो आई कैन कंसिडर द मीजोमेरिक इफेक्ट. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किस बेस पे चेक किया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे चेक किया था. तो इस ग्रुप ने चेन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे. समझ आ रही मेरी बात? मतलब it has withdrawn the electrons of the chain, but now these are not the electrons of the sigma bond. If the electrons of the sigma bond are moving, that is called as the inductive effect. Here these are not the electrons of the sigma bond, these are simply the electrons of the pi bond.
समझ पा रहे हो? और कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, तो Yes, इस ma'am. रिस्पेक्ट पे इसका कौन सा Yes, इफेक्ट ma'am. होगा? Minus M होगा effect. साहित्य। Minus M हाँ, effect. तो दिस इज कॉल्ड एज अ माइनस ऑफ M। ठीक है, तो दिस इज माइनस ऑफ M, दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। This group is called as a strong electron withdrawing group because इसके दोनों के दोनों फैक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। I भी इसमें माइनस में है और M भी इसमें माइनस में है। ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। कोई अच्छा ऐसे ही चलो वो नाइट्रो में बात करेंगे, नहीं तो ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन में हमें इकट्ठा पढ़ना है क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। चलो एनी हाउ, ये तो हमने सीख लिया इस ग्रुप के बारे में। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन थोड़ा बहुत इसका मैं बता देती हूँ। IUPAC नेम एट दिस लेवल व्हेन यू हैड गिवन योर 12th एग्जाम एंड व्हेन यू आर नियर टू योर नीट एग्जाम। मैं बहुत डिटेल में नहीं स्टडी करूंगी IUPAC, सबको पता है क्या क्या चेन लेनी है क्या क्या नहीं। मैं बस सिंपल सा डिस्कशन करूंगी इसमें। अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड के एक साइड पे, देखो लास्ट वाली स्लाइड पे मैंने 2 वैलेंसेज छोड़ी थी, वेयर आई हैड रिटर्न द क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पे अगर 2 वैलेंसेज हैं तो अगर एक साइड पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया तो दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड एज अ एल्डिहाइड ग्रुप। तो दिस इज कॉल्ड एज अ एल्डिहाइड ग्रुप एंड एल्डिहाइड कार्बन को प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी देने का मतलब होता है एल्डिहाइड कार्बन का नंबर 1 लिखा जाता है जब इसका कार्बन काउंट होता है IUPAC नेमिंग में, आई मस्ट से लाइक दिस। उसके बाद ये आपके पास है C डबल बॉन्ड O, है ना। अगर मैंने इसके एक साइड पे या तो R लगा दिया या H लगा दिया, R मींस एल्काइल ग्रुप, कोई भी लगा सकते हो, तो ये आपके कंपाउंड बन जाएंगे एल्डिहाइड्स। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक साइड पे R लगा दिया और दूसरे साइड पे भी R डैश लगा दिया तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहा इसमें? C डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कीटोन। Ketone. बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं, H हो सकते हैं, होंगे। इसमें कोई भी H नहीं होगा, कार्बोनिल का दोनों साइड दोनों कीटोन होंगे। ठीक है, तो ये कीटोन्स होगा। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ये वाला, और ये है कीटोनिक ग्रुप, और ये बन गया तुम्हारा कीटोन। बाकी थोड़ा सा इसका IUPAC नेमिंग के बारे में सफिक्स बता देते हैं। सफिक्स क्या होता है? मैं ना एक लाइन हर बार लिखती हूँ जब भी मैं किसी क्लास में पढ़ाती हूँ, स्पेशली ऑर्गेनिक में कोई भी फंक्शनल ग्रुप मैं शुरू करूँ मैं ये जरूर करती हूँ। ऐसे ही P ब्लॉक में भी, ऐसे ही फिजिकल में भी कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं हमेशा पहले लिखती हूँ। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है IUPAC के लिए कंप्लीट फ्रेज क्या होती है, कंप्लीट लाइन क्या होती है? हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मैम उसके सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स देन प्राइमरी प्रीफिक्स। ये कौन है? तन्वी है? क्या हो गया बेटा, कहाँ चले गए तुम देने लग गए हो प्रायोरिटी ऑर्डर। मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं पूछा, और साहित्य देने लग गया है रूल। मैंने रूल नहीं पूछा, मैंने जो पूछा है आज देख लो, आगे से फंक्शनल ग्रुप कभी। को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। क्या फंक्शनल कह ग्रुप को रहे सबसे हैं? फंक्शनल ग्रुप को मैम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद अरे तुम दोनों सही बोल रहे हो, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, पर मैं पूछ कुछ और रही हूँ। तुम सही बोल रहे हो। अब इन कहानियों से ऊपर उठ चुके हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, ये पूछ रही हूँ मैं। उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट। देन सफिक्स। कौन सा? मैम प्राइमरी हाँ, देन सेकेंडरी। आप सही आए हो ट्रैक पे। तुम दोनों सही रहे हो, आई एम गेटिंग यू। पर वो छोटी छोटी बातें तो पता है ना, बस ये लाइन याद रखनी है ये। अब ये मत कह देना कि हमें प्रीफिक्स नहीं पता, सफिक्स नहीं पता। कितने बच्चे हैं क्लास में जिनको, देखो 2 3 4 बच्चे जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनका तो मुझे पता है, नहीं तो मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, किसी से भी नहीं पूछूंगी, बिकॉज एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस थिंग। पर फिर भी जिन बच्चों को हल्का फुल्का डाउट है, कई बार क्या होता है ना, जब छोटी सी भी चीजों हमें ना आती और लेक्चर आगे बढ़े तो दिमाग में वही चीज घूमती रहती है, तो उनके लिए मैं लास्ट टाइम पे इसके नीचे एरो डाल के लिख देती हूँ। फ्यूचर में आपको इसको याद रखना, तो जब भी मैं पूछूं IUPAC की लाइन ये, बाकी लॉन्गेस्ट चेन होती है, प्रायोरिटी किसको देनी है, उस सबका ज्ञान है तुम्हें, आई एम 100% श्योर। प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्सिक्वेंट्स। सब्सिट्यूएंट्स का मतलब होता है जो ऊपर नीचे लगे होते हैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद, जिसमें क्या क्या हो सकता है। जिसमें सबसे पहले तो हो सकते हैं एल्काइल ग्रुप, दूसरे नंबर पे हो सकते हैं अगर आपका कंपाउंड मल्टी फंक्शनल कंपाउंड है। मल्टी फंक्शनल कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। तो आपके पास NCERT में एक प्रायोरिटी सीक्वेंस दिया हुआ है 11th क्लास में,
उस प्रायोरिटी सीक्वेंस के बेस पे आप ध्यान रखना कि उसमें से मेन जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको फंक्शनल ग्रुप गिन लेना है, बाकी के जो फिर बचे फिर वो भी प्रीफिक्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। एंड व्हाट इज अ वर्ड रूट? वर्ड रूट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ द कार्बन एटम। जो इथ मिथ ब्यूट प्रॉपर लिखते हो ना वो वर्ड रूट है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है एन है, इन है या आइन है, और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। और प्रायोरिटी जैसे कि क्लास के बच्चे आपके फ्रेंड्स बता ही रहे थे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है सेकेंडरी सफिक्स को, उसके बाद देनी होती है प्राइमरी सफिक्स को, फिर देनी होती है प्रीफिक्स को। मतलब जिस ऑर्डर में लिखे उससे ऑपोजिट होता है। तो ऑन दैट बेसिस, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सेट आउट फॉर द IUPAC नेमिंग। नाउ what I was about to tell you, suffix in the case of the aldehyde you have to use is a al. Okay. And in the case of the multifunctional compound, when it is a prefix, can anybody tell me the name of this when it is taken as a prefix? If we are having the IUPAC in the multifunctional compound. अच्छा दोबारा से सुनो क्वेश्चन। एल्डिहाइड अगर अकेला है तो उसे अल लिखते हैं। एल्डिहाइड के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप हो गया, ये प्रीफिक्स बन गया। तब इसका क्या नाम है? तब इसको क्या बोलते हैं? देखो फॉर्माइल भी लिख देते हैं, फॉर्माइल, दिस इज अ वर्ड। जैसे मतलब एक कार्बन वाला फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, एच हटा दिया तो फॉर्माइल, तो फॉर्माइल से या कई कई जगह पे कार्बोनाइल या कार्बोनिल, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वैसे मेन इसका फॉर्माइल होता है। आ जाओ वापस इधर, येलो कलर ले लेते हैं। अच्छा कीटोन अगर सफिक्स है तो इसको क्या लिखते हैं? ओन। ओन। हाँ बाकी तुम पता है तुम्हें कि इसको मतलब प्रोनाउंस ऑन करना है, वैसे ये स्पेलिंग वन की है। अच्छा अगर ये सफिक्स हो कोई और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, ये प्रीफिक्स हो तो इसको क्या लिखते हैं? कीटो और ऑक्सो। मतलब मान लो इसके साथ एल्डिहाइड लगा हुआ तो ये तो अल होगा, ये कीटो या ऑक्सो हो जाएगा फिर। ये बात पता है तुम्हें ना? यस मैम। है ना, तो ये याद रखना। तो ये हो गया तुम्हारा IUPAC का नेमिंग का। थोड़े बहुत कुछ कॉमन नेम भी आते हैं इसमें, जैसे ये है सबसे पहले नंबर वाला, तो इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेल्डिहाइड और द मीथेनॉल। और नहीं लिखना चाहिए मुझे बिकॉज वो IUPAC है और वो कॉमन नेम है। दिस इज कॉल्ड एज अ मीथेनॉल। और अगर आप ऐसे लिखते हो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, तो दिस इज कॉल्ड एज अ एसिटाल्डिहाइड एंड इथेनॉल। बाकी थोड़ा सा मैं कॉमन नेम के बारे में बता देती हूँ। CH3 CH2 CHO। IUPAC तो तुम कर लोगे सही। कॉमन नेम में ना कई बार किताबों में उसे प्रोपियो नेल्डिहाइड लिखा होता है, ठीक है। और जो जब ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CHO तो इसे ब्यूटराइल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको मेंशन किया होता है। तो ये तो इस हो गया आपका। बाकी अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक में इसको लिखते हैं, ये C6H5 हो गया, CHO इज एट अ टॉप, तो दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजेल्डिहाइड, या इसको लिख लो C6H5CHO। तो इस तरीके से इसका IUPAC नेमिंग जाता है। बाकी नंबरिंग नेमिंग सब पता है तुम्हें कैसे करते हैं। एंड दिस इज अ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज अ वेरी वेरी फेमस कंपाउंड। सब बच्चों को पता है कि जब हम कीटोन पढ़ते हैं ना, तो कीटोन के केस में कभी भी एक कार्बन वाला या दो कार्बन वाला कीटोन नहीं आता है, बिकॉज यू नो द फंक्शनल ग्रुप दैट इज अ C डबल बॉन्ड O and on the either side you have to attach the carbon atom. So there must be the at least 2 carbon atom attached over to the both sides. मतलब 1 over to the both मिनिमम होना चाहिए, बाकी जितनी मर्जी चेन एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, ठीक है। और अगर इसका IUPAC में लिखे तो इसका नाम होता है प्रोपेनोन। अब आपके माइंड में होगा कि मैडम ने इसको फंक्शनल ग्रुप को मेंशन क्यों नहीं किया नंबर। आप किस भी साइड से नंबरिंग कर लो, ये 2 ही आएगा। तो जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती है ना, एक ही आइसोमर बनता है उसका या एक ही नंबरिंग से आंसर आता है, तो उसमें फिर मेंशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है।
बाकी मिथाइल 2 ग्रुप हैं, तो इसका एक और नाम है डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन एक्चुअली में कीटोन्स का कॉमन नेम लिखने का पैटर्न है। ये तो इसका एक स्पेशल नेम है तो दे दिया। जैसे इसमें कुछ चेंज हो गया, लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 दे दिया। अब इसमें दिस इज 1 2 3 4, अगर आप इसका कोई बैक नेम लोगे तो दिस इज ब्यूटेन 2 ओन। वैसे तो अगर भी इसको भी इधर ही लगाते तो भी मतलब ये 2 ही बनता, कभी भी 1 नहीं बन सकता था, कभी भी 3 नहीं बन सकता था। पर चलो एनी हाउ फिर भी मैंने इसका लिख दिया है। और अदरवाइज इसका कोई ऐसा कॉमन नेम नहीं है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, म है और ई है, दिस इज कॉल्ड एज अ इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन में कोई बहुत ज्यादा गलत कोई नहीं करता कि अगर आप इसको मिथाइल इथाइल भी बोल देते हो, क्योंकि जहाँ पे आईयूपैक नंबरिंग करनी, नेमिंग करनी होती है, वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर या ये वो सब चीजें चलती हैं। कॉमन नेम के केस में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका लिखा सही होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O लगा दिया और CH3 लगा दिया। अब ये ऐसे देखो, ये एसिटाइल ग्रुप होता है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ एसिटोफिनॉन। या इसका नाम क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O के तुम 2 साइड चेक करो क्या है, एक ये ग्रुप है एक ये ग्रुप है, तो ये मिथाइल है ये फिनाइल है, तो इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो देयर कैन बी द नेम ऑफ दिस। एक और है, यहीं पे पूरा कर लेते हैं, नहीं पर थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे उसने लिख दिया C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है, तो इसका क्या नाम होता है, मैं मेन के बता देती हूँ। इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। हाँ बेंजोफिनॉन, या और नहीं लिखेंगे और क्योंकि ये, हाँ बोलो बोलो बोलो, ऑर्थो बेंजो, डाईफिनाइल कीटोन। डाइफिनाइल, डाइफिनाइल हाँ, कीटोन। डाईफिनाइल कीटोन। तो ये कुछ कंपाउंड हैं इंपॉर्टेंट जिनका आपको नेम पता होना चाहिए। बाकी कुछ क्रोटोनेल्डिहाइड एक्राइलिक एसिड वगैरह आएंगे जहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आएगा, वो जब मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह कराऊंगी तो वहां पे बताती रहूंगी, नहीं तो ये लंबा खींच जाएगा ये पैक नहीं। तो ये थे आपके पास चैप्टर में एक्चुअली में क्या है एल्डिहाइड और कीटोन में फंक्शनल ग्रुप और किस कैसे इसका आईयूपैक नेम देना है। उसके बाद है इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन। लेट्स स्टार्ट विद द मेथड ऑफ प्रेपरेशन डायरेक्टली, बिकॉज नाउ वी हैव रीच्ड टू द दिस मच नॉलेज कि हमें आईयूपैक लिखना आता है। तो रिगार्डिंग द मेथड ऑफ प्रेपरेशन, देखो काफी चीजें इसकी आप लोग कर चुके हो व्हेन यू वर डूइंग योर प्रीवियस चैप्टर, और मैंने वहां पे कहा कहीं बोला भी है, बट इस चैप्टर में जो नेमिंग रिएक्शन है ना वो सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस चैप्टर्स। ठीक है, तो बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन में जो जहां से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे मैं ना अभी एक लाइन लिखती हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये लाइन वैसे तो सारे बच्चों को आती है, पर अगर किसी बच्चे को नहीं आती है तो वो याद कर ले या ध्यान में रखे। याद करने वाला तो इसमें कुछ नहीं है, ध्यान में ही रखना पड़ेगा। अगर मेरे पास एल्कोहल है तो एल्कोहल की ऑक्सीडेशन हमेशा एल्डिहाइड देती है, और यही मैं यहाँ भी कराऊंगी, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन देती है एसिड। अब बैक जाना है तो ये रिएक्शन सेम रिडक्शन का हो जाता है। ठीक है, तो एल्कोहल से एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एल्कोहल बनते हैं। तो यहाँ पे ना सारा जो खेल है, मैं यही बोलूंगी, पूरा का पूरा खेल रिएजेंट का है। अब रिएजेंट का क्या खेल है, क्या ये यहाँ तक रुकेगा रिएक्शन या आगे जाके ही दम लेगा, क्या इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज होंगे, क्या इसका यील्ड कम है या यील्ड ज्यादा है, या क्या इसमें कीटोन भी बन सकता है। तो ये बेसिक साइंस है, मतलब ये बेसिक केमिस्ट्री है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसे पता लगता है ऑक्सीडेशन का, वैसे तो देखो बहुत जर्नल एनालिसिस भी हो रहा है। एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होती है, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होती है। तो अगर आप मेरे साथ अभी पढ़ोगे तो देखोगे किसी में H2 रिमूव हो रहा है, किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे भी वैसे ये किताबों में लिखा नहीं होता, बट आपको तो इनऑर्गेनिक भी आती है। तो आप क्या कर सकते हो कि कभी भी घर जाके चेक करना ये पॉइंट,
कभी भी अल्कोहल और एल्डिहाइड और एसिड के मेन जो कार्बन एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होएगी। तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। तो ये जनरली पता होना चाहिए। चलो एनी हाउ, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो जो सबसे पहले मैं मेथड यूज करूंगी क्योंकि इसमें काफी सारे मेथड हैं आगे। द फर्स्ट इज विद द एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड फ्रॉम द एसिडिफाइड K2Cr2O7। K2Cr2O7 को मैं डी ब्लॉक में बहुत डिटेल में करवाती हूँ, मतलब काफी ज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का DNF ब्लॉक में जब हम पढ़ते हैं ये दोनों रिएजेंट या CrO3 या इनऑर्गेनिक के रिएजेंट से बहुत नॉलेज मिल जाती है। तो K2Cr2O7 ये मैंने आपको बताया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि मैक्सिमम है दिस दैट, गुड। एसिडिफाइड K2Cr2O7 अभी तो नहीं किया होगा डी ब्लॉक मेरे ख्याल से। यस मैम, नहीं किया। नो मैम। चलो नहीं भी किया होगा तो जब 12th में पढ़ा होगा तो तुमने एक रिएक्शन देखी होगी K2Cr2O7 या KMnO4 को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो उसमें नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है। ये देखा हुआ है, रिएक्शन देखी हुई है? यस मैम। तो वो नेसेंट ऑक्सीजन को आगे कितने सारे रिएक्शन है, एनसीईआरटी में कम है, हम लोग वैसे ज्यादा कराते हैं कि जैसे K2Cr2O7 कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन, ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऐसे पढ़ के गए थे 12th के पेपर में कि नहीं गए थे? यस मैम। यस मैम। बस यहाँ से ये मैं क्यों बोल रही हूँ करने को, तो मैं एक लाइन में रिएक्शन लिख के खत्म कर देती हूँ। बट द थिंग इज जब आपने बेसिक मैकेनिज्म देखा होता है तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। इसका मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं है, इसका मैकेनिज्म इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब K2Cr2O7 को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो देन यू विल बी गेटिंग कि इसमें नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड दैट नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव। व्हाई इट इज सो? कृतिका हैज टू आंसर व्हेन आई एम सेइंग द नेसेंट ऑक्सीजन, व्हाट डज इट मीन? कृतिका अनम्यूट एंड से क्विकली, टाइम नहीं है ज्यादा। अगर मैं बोल रही हूँ कि नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है कृतिका, इसका क्या मतलब है? देखो जब मैं क्लास लेती हूँ ना तो सब पता लग जाता है कि कौन बच्चा कितना अटेंटिव है क्लास में, तो जरा भी आपका ध्यान हटता है तो आपको सुनाई नहीं देती है चीज। हाँ जी ध्रुव, तुम बताओ जरा मुझे नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? ध्रुव यस मैम। क्या होता है बेटे नेसेंट ऑक्सीजन? रियली एनोइंग, ये दोनों बच्चों से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आंसर, रियली एनोइंग। अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, थोड़ा सा कहना ही आपके लिए सफिशिएंट है कि ध्यान रख दो क्लास में। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है एटॉमिक ऑक्सीजन। आई नो काफी बच्चों को पता है एटॉमिक ऑक्सीजन। अब आप खुद सोचो भाई एटॉमिक ऑक्सीजन कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे जिंदगी में है ना, देखो तन्वी सेइंग एंड एवरीबॉडी इज सेइंग, बच्चा जैसे जिंदगी में फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन, कार्बन आयन ये सब अनस्टेबल हैं, रिएक्टिव हैं, ऐसे ही नेसेंट की स्पेलिंग होती है NaCent, ये वाली स्पीशीज भी हाईली रिएक्टिव होती है। तो ये जनरेट होती है जब हम लिखते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 से रिएक्शन, तो वो फटाफट से क्या करती है, दूसरा स्पीशीज पकड़ती है जिसको ऑक्सीडाइज करना कर देती है। इसीलिए जब कभी भी लाइफ में एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन करो, अब ध्यान से सुनना बेटा, तो आपको एरो के ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन लिखना होता है। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है कि वो आपको कहाँ से मिला है? K2Cr2O7 की और KMnO4 की रिएक्शन से मिला। आज फ्राइडे है, नेक्स्ट क्लास मेरी मंडे को है। चाहे ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, इनऑर्गेनिक भी मैं पढ़ाती हूँ अभी, शायद बिकॉज शॉर्टेज है टाइम की तो मैं ऑर्गेनिक वाला सेक्शन ले रही हूँ। तो K2Cr2O7, सुन लो मेरी बात, फिर मत कहना कि मैम हमें याद नहीं था। At the start of the class, potassium dichromate and the KMnO4 इनकी एसिडिक मीडियम की रिएक्शन जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है विद बैलेंसिंग मैं पूछूंगी क्लास में। I am again repeating in the Monday's class at the start of the reaction, class, K2Cr2O7 और KMnO4 जब सल्फ्यूरिक एसिड से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं तो कितने नेसेंट ऑक्सीजन निकलते हैं? स्पेशली
ठीक है, और क्या उसकी बैलेंसिंग है वो मैं इक्वेशन तुमसे सुनूंगी, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ये बेटा आपको मिलेगा डी ब्लॉक में जाके। करके आओगे ना पढ़ के सब बच्चे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आई विल आस्क, और मुझे याद दिलाएगा ध्रुव कि मैम पूछो। चलो, K2Cr2O7 एंड KMnO4 एसिडिक आज हमें डायरेक्टली लिख देती हूँ, बाकी तुम अगली क्लास में पढ़ के आना इनऑर्गेनिक से। तो जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ के लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक दे रही हूँ। जो तुम्हारा होगा प्राइमरी अल्कोहल, ये तुम्हें आता भी है, प्राइमरी अल्कोहल से तुम आंसर बना Aldehyde. के आओगे, नहीं एल्डिहाइड कभी बना के आना, कार्बोक्सिलिक एसिड। Acid. हाँ, इसमें हाँ, क्यों, इसका कारण क्या strong है? oxidizing agents हैं। हाँ देखो आता है ना आंसर तुम्हें, क्योंकि K2Cr2 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, धक्का मारता है रिएक्शन को और वो लास्ट में जाके गिरता है प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी तेज ये रिएक्शन होता है। कभी भी प्राइमरी अल्कोहल से तुमने नहीं बनाना है एल्डिहाइड। तो आपने प्राइमरी अल्कोहल समथिंग लाइक CH3 CH2 OH लिया और नेसेंट ऑक्सीजन लाया। अपनी नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया है? ये इनसे आया, दोनों से। ठीक है, और एसिडिक कंडीशन है, मैं लिख देती हूँ साथ में, K2Cr2O7 भी लिख सकते हो, या एसिडिक कंडीशन में KMnO4 भी लिख सकते हो। तो आपके पास आंसर बनेगा सेम कार्बन एटम वाला एसिड, नो असेंडिंग नो डिसेंडिंग ऑफ अ चेन। The name of this is a ethanol and the name of this is a ethanoic acid. चलो, तो ये प्राइमरी अल्कोहल का काम हो गया। तो अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में आपकी ऑक्सीडेशन यील्ड करेगी कीटोन। ठीक है, अगर आपके पास यही सेम है, लेट्स मूव अहेड। अगर आपके पास है CH3 CHOH एंड CH3, नेसेंट ऑक्सीजन तुमने लिया और रिएक्शन किया H+ K2Cr2O7 से, और ये रिएजेंट बहुत स्पेसिफिक है। आज की क्लास में जैसे मैंने बोला था कि मैं कार्बोनिल की क्लास से पहले रिएजेंट कराऊंगी, तो आज की क्लास में रिएजेंट बहुत सारे आएंगे। ये बनेगा तुम्हारा कीटोन। ठीक है, अब ये कीटोन कौन सा बना है आपको पता है, ये बना है एसीटोन, और Acetone. तुम्हारा प्रोपेन 2-ओल। अच्छा, कौन बच्चा है इसका आयुपैक नेम नहीं, कॉमन नेम बताएगा प्रोपेन 2-ओल का? ऐसा मत करो, फिर तो टेंशन हो जाएगी मुझे। कॉमन नेम ऑफ दिस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ऐसे नहीं करना है बच्चों, पेपर में अगर कन्वर्जन कॉमन नेम से आ गई तुम कहोगे हम तो रट्टा रिएक्शन का मार के गए थे। तभी तो कहते हैं ऑर्गेनिक कभी रटने से नहीं होनी। अब जो अगला पॉइंट लिख रही हूँ, इसको मैं 5 स्टार नहीं 10 स्टार दे रही हूँ, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। जहां तक मेरा दिमाग जा रहा है, 14-12 ऐसे करके कुछ पेपर में सीधा इन रिएजेंट से क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको सिर्फ इतना बताना था कि ये कन्वर्जन किस रिएजेंट के साथ होगा। तो मतलब आपको रिएजेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि ये रिएजेंट्स के मैं मैकेनिज्म नहीं करूंगी, रिएजेंट के मैकेनिज्म बहुत लेंथी हो जाएगा और आपको उसका कोई यूज भी नहीं है, मतलब नीट जेई में है, दोनों में ही नहीं है। ठीक है मैम, बैक स्लाइड दिखाना। ठीक है जी, देखिए तो रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, मैं एक बार नाम पढ़ देती हूँ जब तक बच्चा इसका करता है नोट। एक हमारे पास रिएजेंट है जिसके मैं बात कर रही हूँ ना, उसका ये जेई में क्वेश्चन आया था। कर दूं बेटा शिफ्ट? लिख के बात करेंगे, फटाफट अनम्यूट करके नहीं बोलते ऐसा। चलो, सेकंड वाला है बेटा, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स अगेन, बट यहाँ पे आएंगे तुम्हारे पास कुछ रिएजेंट। कहानी बिल्कुल भी सेम है। अच्छा, किसी बच्चे ने मुझसे ये नहीं पूछा कि टर्शरी अल्कोहल का क्या होगा मैडम? टर्शरी अल्कोहल का कोई रिएक्शन नहीं आएगा। टर्शरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन किया तो नो रिएक्शन, मतलब एल्कीन बन जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये नहीं करना तुम्हें पेपर में, इस चैप्टर में कुछ नहीं लिखना है इसका। ठीक है, इस यहाँ पे ये रिएक्शन लिखना ही नहीं है, बिकॉज अगर ये भी मैं करूंगी तो वो फिर बहुत उस हाई टेम्परेचर वाली कंडीशंस पे हो जाता है, इसमें भी टूट टाट जाएगा ये। चलो आगे आ जाओ। फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यहाँ पे बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसके ना मैं प्रोडक्ट तो एक लाइन में लिख देती हूँ, बट इसके रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अगर तुम ले रहे हो प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से तो एल्डिहाइड बनता है। ये चेंज देखा तुमने? इधर देखो,
वहां पे प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाया था? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, यानी कि एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि अगर तुम्हें रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज पे रोकना है तो भैया क्या करोगे? प्राइमरी रिडक्शन, अल्कोहल से रिडक्शन कैसे करेंगे? अल्कोहल से एल्डिहाइड तो जिंदगी में रिडक्शन नहीं बोलना। ऑक्सीडेशन। अपना नाम भूल जाना कभी, अल्कोहल से एल्डिहाइड को रिडक्शन नहीं भूलना। अरे बस करो भाई, फोन फन बंद रखो अपने। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बेटे, और सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है तुम्हारा कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल से हाँ वैसे एल्कीन बन जाता है, बट आपको नो रिएक्शन लिखना है इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे तुम कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज एवरीबडी बी ऑन म्यूट। चलो, अब ये कौन सा ऐसा रिएजेंट है, ये क्वेश्चन आया था, मैं जो बात कर रही हूँ, कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिससे अल्कोहल एल्डिहाइड स्टेज पे रुक जाएगा, प्राइमरी वाला, और सेकेंडरी तो खैर कीटोन ही देंगे और टर्शरी वाला कुछ नहीं देगा। तो ये एक नहीं है, कितने सारे रिएजेंट हैं। इसमें ए है पीसीसी। पीसीसी, बिल्कुल, पीसीसी का पहले नाम पढ़ेंगे, पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो क्वेश्चन तो हर एक बात से निकल जाता है। पिरीडीन के बारे में किसको ज्ञान है? इसमें मैं एन लग जाएगा। मैम ये रेड डोरिंग साइट है। क्या है? मैम हो गया है। ये पेरिडीन है जिसमें जो बेंजीन रिंग है उसका एक कार्बन आप नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देते हो, तो ये C6 नहीं बनेगा बेटा, ये C5H5 और N बन जाएगा। तो दिस इज अ पिरिडीन। अब पिरिडीन को देख के मुझे क्वेश्चन, या पहले मैं रिएजन लिख देती हूँ। चलो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट था ना, तो कहीं कहीं पे इसका सॉल्ट है। तो इसमें क्या होता है, पिरिडीन होता है क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड होता है, और HCl होता है। इस HCl के साथ ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है तो प्लस आ जाता है और Cl आ जाता है। ठीक है, तो इन तीनों की 1:1:2 रेशो होती है। ये 2 गुना होता है, ये 1 और 1, तो इसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द कंपाउंड। क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा था कि पिरिडीन का फॉर्मूला आपने देख लिया, अगर आपको नाम लिखा हुआ आ जाता है पिरिडीन, ठीक है, तो क्या, या स्ट्रक्चर भी चलो पता लग गया अब तो आपको, तो मुझे बताना कि क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉट एरोमेटिक कंपाउंड है। मैम ये क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक और नॉट? मैम एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक। यस, इट इज एरोमेटिक। अब ये गलती नहीं करनी होगी, मैं ना तुम्हें किसी दिन रिवीजन वाली क्लास में लूंगी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के अंदर। अब कई बच्चों को तो लग रहा है मैम ये वाले 2 कहाँ पे गए, ये वाले 2 ऐसे गए। पहली बात तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर प्लेन में नहीं है, जिस प्लेन में आपके ये 3 पाई के सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, ये उससे परपेंडिकुलर प्लेन में है। ठीक है, और ये वाले आपके इस रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है पिरिडीन। ऐसे ही तुम पायरोल लेते हैं ना, तो पायरोल के केस में जो बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में जाते हैं, वो आपका एरोमेटिक उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके बनता है। तो ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से ये काम हो सकता है। मतलब रिएजेंट्स आर, इसके लिए रिएजेंट्स क्या थे, रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड आर, पहला रिएजेंट ये हो गया। सेकेंड रिएजेंट क्या हो सकता है, सेकेंड रिएजेंट इसके लिए हो सकता है कॉलिंस रिएजेंट। अब ये कॉलिंस रिएजेंट है क्या, ले देंगे तो वही कहानी है, पहले तो पिरिडीन लगाओ, CH2Cl2 है। ये पिरिडीन आ गया। पिरिडीन के साथ बाकी भी सब सेम है, हाँ जी, ये आ गया CrO3 क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, साथ में आ जाएगा CH2Cl2। इसमें इसके 2 मोल है, इसका 1 और इसका 1। तो ये बेसिकली आपका कंपाउंड है कॉलिंस रिएजेंट। इसकी प्रेजेंस में भी क्या होगा, आपका एल्डिहाइड स्टेज पे रिएक्शन रुक जाएगा। थर्ड है आपका जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट में ये सब लिखा हुआ है, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है ये, CrO3। हाँ, जोन्स रिएजेंट होगा KH2Cr2O4। दिस इज कॉल्ड एज अ जॉन्स रिएजेंट, और इसमें एक लेना होता है एसीटोन, कीटोन लिख दिया वैसे मैंने, पर चलो एसीटोन एक्वस फॉर्म में।
ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CrO3, जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है वो भी ठीक है। CrO3 को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देते हो इन द एसीटोन एक्वस में, तो भी आपके पास यही बनता है। तो ये है। अब जो जो तुमने ऊपर बनाया ना, अगर तुम उसको मिक्स भी कर लोगे, जैसे एक में तुमने HCl लिया था और एक में तुमने क्या ले लिया, CH2Cl2 ले लिया, तो आप इन सभी को भी मिक्सचर में ले लोगे ना, अगर ऐसे भी CH2 एंड Cl2, और इन सबका 1:1:1:1 रेशो ले लोगे, तब भी आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। वैसे इसका भी एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज अ सैरेट्स रिएजेंट। ठीक है, और डी के बाद ई एक और है NBS। ये मैंने आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में भी करवाया है NBS। कोई बच्चा मुझे बता सकता है NBS का वहां पे क्या यूज था? चलो पहले मैं इस स्लाइड को शिफ्ट कर लूं क्योंकि बातों से बातें निकलती जा रही हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि अगर हम लेते हैं एसिडिफाइड डाइक्रोमेट एंड द एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है, एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के केस में प्राइमरी अल्कोहल एकदम से शूट आउट करके एसिड में बदल जाता है। एल्डिहाइड स्टेज पे स्टेप पे रिएक्शन नहीं रुकता। सेकेंडरी के केस में प्रोडक्ट सेम है, टर्शरी के केस में प्रोडक्ट सेम है दोनों में। बट अगर एल्डिहाइड स्टेज पे रिएक्शन को रोकना है तो इसको बोलते हैं थोड़ा सा माइल्ड, हल्का माइल्ड। हम डेली लाइफ में तो यूज करते हैं ना, ये चीज माइल्ड है, ये चीज स्ट्रांग है ना, थोड़ा हल्का ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा जिसमें थोड़ी बहुत मिक्सिंग है एक दो रिएजेंट्स के, जिसमें आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि पिरिडीन का सॉल्ट है HCl के साथ और क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या CH2Cl2 है, या दोनों का मिक्सचर है, या जोन्स रिएजेंट है। इनकी प्रेजेंस में आप इस रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज में रोक सकते हो। और या N-ब्रोमोसक्सिनामाइड है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड से भी आपका रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेज पे रुक जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन वाज where the NBS is used specially। NBS हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में किया है। अच्छा, पर आपने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पेपर से पहले किया होगा। चलो फिर भी अगर किसी बच्चे को याद हो कि N-ब्रोमोसक्सिनामाइड का मेन फंक्शन क्या होता है, क्योंकि अब तो सेम ही देना है ना पेपर, जिसमें 11 12 दोनों आना है। ये वैसे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, पर बात चली है तो फिर बात आगे तक जाएगी भाई। लीजिए सुनिए इस कहानी को। इसका नाम बताओ जरा मुझे फटाफट, जर्नल में इसको क्या बोलते हो? प्रोपीन लिखा है मैंने। Yes, sir. मैम। अगर तुम इसे NBS के साथ कर दो ना, NBS होता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड। वैसे तो मैं इसका पूरा मैकेनिज्म भी बता सकती हूँ, पर अभी इतना टाइम नहीं है, तुम इसको शॉर्ट में सुन लो। आपको याद है आप लोग दो तरह से रिएक्शन करते थे, एक हैलोजनेशन करते थे आप, जिसमें सब्स्टिट्यूशन होता था, और एक एडिशन होता था हैलोजन का। अब इसमें अगर तो Br2 डाल दूं मैं, Br2 में डालूं तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा बताना जरा, बच्चा भी बता देगा। Br जुड़ जाएगा मैम, हाँ, एक Br मैडम इधर लगा दो। जो तो केमिस्ट्री में अच्छा होगा बच्चा वो तो आंसर ऐसे लिखेगा क्योंकि उसे पता है एंटी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और बाकी आपने नीचे भी लगा दिया तो पेपर में कोई गलती नहीं होगी क्योंकि 1,2 डाइब्रोम है। हाँ, अगर वो स्टीरियो केमिस्ट्री पूछता है तो फिर थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये है एडिशन, इसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ है। बट अगर आपके पास ये ब्रोमीन NBS से आया है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड से आया है, तो जो ब्रोमीन होता है ना वो लेस अमाउंट में होता है। तो जब आपका ब्रोमीन लेस अमाउंट में होता है तो यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, CH2Cl Br। तो यहाँ पे N ब्रोमोसक्सिनामाइड इज यूज्ड फॉर द एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर भूल गए हो तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब हम हेलो एल्केन में पढ़ते हैं तो 2-3 तरीके पढ़ते हैं, जिसमें एक हाई टेम्परेचर भी होता है, या किसी भी तरीके से जहां से लेस अमाउंट ऑफ Br2 का रिलीज होता है, तो फिर वो एडिशन नहीं करता डबल बॉन्ड पे, फिर वो साथ वाले पे सब्स्टिट्यूशन कर लेता है। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए मैकेनिज्म क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन के लिए मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होगा, और मेरे ख्याल से क्लास का हर बच्चा जानता है कि एलाइलिक फ्री रेडिकल्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल, इवन द एलाइलिक कार्बोकेटाइंस आर एक्सेप्शनली स्टेबल। यस और नो? यस मैम। Yes, sir. हाँ, तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर है।
ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर सबसे ज्यादा फेमस है ये रिएजेंट एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब क्योंकि ऑर्गेनिक कनेक्टेड है तो हम तो कुछ भी बता सकते हैं यहाँ पे। चलो, अब जैसे मैं एक रिएक्शन देती हूँ, वैसे तो रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतना तो तुम जान, क्या कह रहे हो बेटा? अल्कोहल की नेचर तुम देख के बताना, और तुम्हारे एरो के ऊपर ये लिखा हुआ है N बीच में सर्कल CRO। अरे क्या इसका प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट? एसीटोन। बिल्कुल सही, क्योंकि कौन सा अल्कोहल था? सेकेंडरी। अच्छा, नेम ऑफ रिएजेंट भी बता दो जरा। मैम जॉन सेक्रेटरी एजेंट। मैम सेक्रेटरी एजेंट। नहीं, उसमें सब कुछ आता है। अगर CH2Cl2 आता है तो कॉलिन्स आता है, ये कॉलिन्स है। चलो, अभी मैं इसका एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि तुमने 1 मिनट में स्लाइड देके रट्टे मार लिए, वो आप घर जाके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो CH2Cl2 HCl का मिक्सचर ये और ये सब मिला के 1:1:1 है, तो ये है सेक्रेट रिएजेंट, अदरवाइज ये कॉलिन्स रिएजेंट था। और अगर यहाँ पे HCl है तो आपका था पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये इस तरह से आपको पेपर में प्रोडक्ट बना के आना। अच्छा, यही रिएजेंट, यही सब कुछ अगर आपका हो उसकी प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल में, तो क्या बना के आओगे? मैम एल्डिहाइड। चलो, अब 2 तरह के सेट पढ़ चुके हो तुम, एक एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7 जिसे बोलते हैं धमाका रिएक्शन, एसिड पे आके रुकेगा। उसके बाद तुम पढ़ चुके हो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कॉलिन्स, जॉन्स, सेक्रेट, ठीक है, और NBS। अब थर्ड रिएजेंट है, थर्ड रिएजेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, MnO2। MnO2 क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। This is used for the oxidation of benzyl alcohol and the allyl alcohol. बेंजाइल अल्कोहल हो चाहे एलाइल अल्कोहल हो, इन दोनों के लिए स्पेशली ये यूज किया जाता है। ठीक है, MnO2। अब कितने बच्चे हैं क्लास में जिनको बेंजाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल नहीं लिखना आता? एलाइल तो मैंने अभी बनाया है, ये देखो, तो अल्कोहल नहीं था, बस वो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। जब डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन एटम पे बेटा, डबल बॉन्ड के साथ वाला जो sp3 कार्बन है उस पे कोई ग्रुप लगा है तो ये पूरे ग्रुप को एलाइल बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ एलाइल अल्कोहल एंड दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज अ बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल में क्या करना है? बेंजीन के ऊपर CH2 एंड OH, तो दिस इज कॉल्ड एज द benzyl alcohol. So this is how you have to write the common names. चलो रिएक्शन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? बेंजाइल अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं होगा। हाँ हाँ, बेंजाइल अल्कोहल में रेजोनेंस होता है, बिल्कुल, कार्बोकेटाइन इसलिए उसका स्टेबल बनता है। अच्छा चलो, इसलिए वो SN1 भी देता है चाहे प्राइमरी भी है। ये सारी पिछली रिवीजन मारते रहा करो साथ साथ। अब तुम्हें पेपर में आ गया ऐसा क्वेश्चन, CH2OH। मैं इसके ना और भी लिख देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा डिफरेंस भी पता लगे। ऐसा ना हो कि पेपर में जाके हम कंफ्यूज ही हो जाएं कि मैडम इसमें बना के आना था या नहीं बना के आना था। आप जरा हमें एक बार बता दो, फिर कोई फायदा ना होगा, क्योंकि मैं बताऊंगी भी तो फिर अगली बार के नीट के पेपर में काम आएगा। ऐसे रिएक्शन है, ठीक है। अब इनके ऊपर लगा हुआ है MnO2 और MnO2, ठीक है। बाकी का ज्ञान तुम खुद लगाओ कि क्या होगा। पहले का आंसर बताओ, अभी तो बताया पिछली स्लाइड में, चीटिंग करो। चलो, बेंजाइल अल्कोहल को एंड एलाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करता है, तो ऑक्सीडेशन करके क्या आएगा? इसका ऑक्सीडेशन क्या आंसर देगा? मैम बेंजल्डिहाइड। पहला आंसर तो हो गया तुम्हारा सही। बेंजाइल अल्कोहल को तुमने क्यों बनाया इसका एल्डिहाइड? कोई बच्चा मुझे इसका 1 लाइन आंसर दे सकता है? क्या मैम? तुमने एल्डिहाइड क्यों बनाया, कीटोन क्यों नहीं बनाया? माइल्ड ऑक्सीडेशन। क्या मैम ये प्राइमरी है। हाँ, क्योंकि ये प्राइमरी है।
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी ही चल रही है, दोनों आंसर सही है, बट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो प्राइमरी होता है वो देता है ना एल्डिहाइड। देखो दो तो पढ़ा दिए ना तुम्हारे, K2Cr2O7 और KMNO4, उनकी कहानी तो खत्म हो गई, वो स्ट्रॉन्ग है, वो तो फिर देंगे एसिडी। अब ये एल्डिहाइड क्यों देता है, कीटोन इसलिए नहीं देता। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, माइल्ड है तभी आपका एल्डिहाइड स्टेज पे रुक रहा है, पर प्राइमरी है ना तब। अगले वाले का आंसर कौन देगा, डरा मत करो, दे दो। मैम कीटोन बनेगा। हाँ गुड। सेकेंड वाले का है, इसकी भी ऑक्सीडेशन करेगा, पर बेसिक रूल नहीं भूलना, बेसिक रूल ये है, कहाँ गए हम, बेसिक रूल ये है, ये सब किसके केस में यूज होगा, माइल्ड वाले केसेस में ये यूज होगा। ठीक है, ये गड़बड़ किया तो फिर माइल्ड वाला बस ऊपर वाला तो हो गया खत्म, स्ट्रॉन्ग ने तो भाई अपना काम किया एंड गेम से बाहर। तो ये वाला तुम्हारा बनेगा कीटोन। अब अगला ना मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा। ध्रुव, थर्ड वाले का प्रोडक्ट बता। ध्रुव, why you people are not being attentive in the class भाई? कृतिका, मैम नो रिएक्शन। कृतिका कैसे पता? मैम क्योंकि ये टर्शरी है इसलिए। अंकिता शर्मा, एग्रीड और नॉट? यस मैम। कैसे पता टर्शरी है बेटा? इसके 4 मारो, इसके साथ वालों को टिक लगाओ, कार्बन को 3। तो बेंजाइल को तो करता है, पर बेंजाइल की भी नेचर पेपर में दिमाग से देखनी है कि वो कौन सा बेंजाइल दे रहा है। बेंजाइल ये सारे हैं, समझ रहे हो? बेंजाइल तो ये वैसे तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि तुम्हें नॉलेज होगी, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो होते हैं। ठीक है, तो एनी हाउ उस पे अगर नहीं जाते आईयू पैक पे, तो अगर प्राइमरी है तो ये देता है, नहीं तो बेंजाइल का बेंजल बेंजो बन जाता है ना, पता है ना तुम्हें? यस ठीक है, मैम। तो आप इसको ऐसे रख लो कि प्राइमरी है तो बनेगा बेंजाइल, और अगर सेकेंडरी है तो बनेगा कीटोन, और टर्शरी है तो नहीं बनेगा। तो ऑर्गेनिक भाई बहुत ज्यादा वो है, जरा सा भी हिल नहीं सकते हो। तो ये हमारा पहला रिएक्शन खत्म। तो पहले रिएक्शन के अगर रिएजेंट आते हैं तो मैं तो ये कहूंगी, जैसे कि अब हुए हैं 10:50 के करीब, 10:48, 45 मिनट्स में सीखा हुआ अगर तुम लर्न कर लेते हो और 4 नंबर लग जाते हैं क्लास का ही पढ़ा हुआ, तो मेरे ख्याल से कोई बैड डील नहीं है। बहुत आसान काम था, बस रिएजन को थोड़ा सा ध्यान में रख लो, दैट्स इट। अब आएगा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड मुझे कराने की जरूरत नहीं है, यू ऑल आर सो स्मार्ट, तुम्हें आता है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिससे मैं पूछूंगी ना वो बताएगा हाइड्रोकार्बन्स। इसमें मैं वो अभी यूज नहीं कर रही हूँ, जो आगे आएंगे रिएक्शंस, मतलब जो तुमने पढ़ा हुआ है उसके बेस पे आंसर देना। चलो मैं लेती हूँ पहले एल्केन। फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से कैसे बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक, कैसे, मतलब C डबल बॉन्ड हो कैसे आएगा? लेट मी आस्क सुहानी महाजन, रूट बता बेटे। मैंने इथेन ले लिया है, सुहानी ये काम करना है तुम्हें। मैंने इथेन ले लिया है, तुम्हें इसमें कार्बोनिल इंट्रोड्यूस करना है। तुम इसमें एल्डिहाइड बनाओ, एल्डिहाइड का कीटोन बनाओ, तुम इसमें एमाइड बनाओ, तुम इसमें एसिड बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस C डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करो। कोई रूट ऐसा पढ़ा हो तुम लोगों ने? इसको बोला मैंने सुहानी, सुहानी अगर नहीं दे पाती है तो ये वो पूछ रही हूँ जो तुम लोगों ने किया हुआ है। इसका चैप्टर का नाम देवेश प्रभात, देवेश ही है, हाँ देवेश ही है बिल्कुल। दिशा, ये 3 बच्चों को बोल दिया। बताओ कोई बच्चा बताएगा इनमें से? ऐसे नहीं मजा आएगा क्लास में। ऑर्गेनिक में तो तुम यू मस्ट बी प्रॉम्प्ट। अच्छा हैंड रेज करो जिसको आता है कि इथेन से क्या रूट जाएंगे। तो 11th क्लास का बच्चा लिख लेता है। तुम तो बड़े हो गए हो, सीनियर मोस्ट क्लास हो गई है। अरे इसका रूट नहीं आता क्या? मैम नंदिनी, चल बेटा नंदिनी। मैम इसमें मैं एल्डिहाइड बनाएंगे CH3CHO। अरे कैसे बनाएगी पहले ये तो बताना, रूट क्या है, मतलब कैसे कैसे क्या क्या डालोगे? चलो लेट द नंदिनी ट्राई। नंदिनी और ट्राई करना है बेटा। मैम इसमें इस Mg और मैग्नीशियम और इथर से MgX बन जाएगा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में हम C चलो डबल बॉन्ड। एक तुम कौन हो? तुम साहित्य हो ना? एक साहित्य ने बताया, साहित्य कह रहा है कि मुझे ये ना याद है मैडम
कि CH3 में हम Mg लगाएंगे तो CH3CH क्या बन जाएगा फिर? पहले डायरेक्ट Mg तो बनेगा ही नहीं, पहले फिर से बोलो। ये एक्चुअली रिएक्शन है हेलो एल्केन्स का, इसमें हाँ CH3 हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही सुनना था बस मुझे। अगर तुम्हें हाइड्रोकार्बन से, ये मेरी आज की बात ना रिकॉर्ड कर लो, वैसे तो रिकॉर्डेड ही है, मैं 50 बार पूछूं तो तुम्हें 51 टाइम्स बोलना है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये। कभी भी मैं कोई कन्वर्जन अगर एल्डिहाइड, एल्कोहल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप की तुम्हें हाइड्रोकार्बन से बोलूं ना, तो हाइड्रोकार्बन से कभी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। हेलो एल्केन्स आर द वन ऑफ द टूल जिससे सारा पाथवे होगा। अगर तुमने उसको हेलो एल्केन में ही नहीं किया, और कई बच्चे ऐसे हैं इसमें ऑक्सीजन लगा के लगाते हैं एल्डिहाइड, वो हम सरासर गलत है। एक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते थे, हमारे भी टीचर हमें ऐसे ही सिखाते थे कि ग्रिग्नार रिएजेंट इज अ टूल इन द हैंड ऑफ अ केमिस्ट विद व्हिच ही और शी कैन प्रिपेयर एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब ये स्टार्टिंग तो कर दी, कौन बचा था? साहित्य ने। पर ग्रिग्नार रिएजेंट भी एल्केन से थोड़ा ना बनेगा। तो सबसे पहले मैं इससे एक और लाइन जोड़ती हूँ उनकी लाइन में, कि ग्रिग्नार रिएजेंट से भी पहले अगर कोई भी फंक्शन ग्रुप तक जाना है तो हाइड्रोकार्बन से डायरेक्ट कभी नहीं जाया जाता। तो पहले इसकी हैलोजनेशन करो। जब हैलोजनेशन करो, किसकी प्रेजेंस में करोगे? HNU की प्रेजेंस में करोगे। Br मार दो यहाँ पे, CH3 CH2 और Br ही लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, Br2। तो इतना ना कर पाए तुम लोग, ये तो सबको आता है। अब बताओ साहित्य आगे क्या कहना चाहता है। अब एक तो साहित्य की कहानी है। साहित्य जी ये कह रहे हैं कि मैडम मैग्नीशियम लगा दो। बिल्कुल लगा सकते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इसका काफी ज्ञान भी दिया है तुम्हें। तो लगा, बन गया CH3 CH2 MgBr। ठीक है, अब इसने क्या किया, मैं यहाँ पे ना एक, अच्छा तू जो भी बोल रहा है बच्चा, अब मेरी बात सुन पहले, वो तो सही बोल रहा है बेटे। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ आज, वैसे पहले नहीं किया, थोड़ा सिंप्लिसिटी से पढ़ा दिया। यहाँ पे अभी तक Br नेगेटिव था, कार्बन पॉजिटिव था। मानते हो इस बात को, नहीं मानते हो? यस मैम। यस है ना? मैम। तो जब तुमने मैग्नीशियम लगाया ना, तुमने कर दिया इसका सत्ता परिवर्तन। मैग्नीशियम प्लस हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? रिवर्सल तो एक बार अरे अनम्यूट करके बोलो भाई, क्या है ये? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को केमिस्ट्री में बोलते हैं अम्प्लॉन्ग। तो जब हम मतलब ग्रेजुएशन या मास्टर्स में पढ़ाते थे ना, तो मैं उनको बोलती थी कि इसमें अम्प्लॉन्ग से होगा। तो अम्प्लॉन्ग का मतलब है कि जब आप मैग्नीशियम इंट्रोड्यूस करते हो तो इसकी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कर देते हो। और इवन की ये जब रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्रिएट होगा, ये बॉन्ड भी वीक हो गया। तो वीक हो गया तो तुम इसे बेसिकली रिएक्टिव बना रहे हो। आप साहित्य तुम क्या कह रहे हो आगे किससे करवाना चाहते हो इसको? कार्बन डाइऑक्साइड से कह रहे हो? कार्बन चलो डाइऑक्साइड और साहित्य वाटर। क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ही कर रही हूँ। अब साहित्य का कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड से करो। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक को ऐसे ही रख लो, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। उसके बाद तो भाई बच्चा भी कर लेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करो भाई, CH3 CH2, ये इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव MgBr। और सब बच्चों को पता है कि ये MgBr तो भैया इसके साथ कोई अच्छा बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये तो भाई कह रहे हैं कि हमसे कोई ये हटा के पानी, हाँ हाइड्रोलिसिस कर दो। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH आ गया। तो तुम स्टार्ट कहाँ से हुए थे? इथेन से। तुम कहाँ पहुंच गए? प्रोपेनोइक एसिड पे पहुंच गए। वैसे भी सब बच्चों को पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से स्टेपिंग अप का चेन होता है, मतलब हम थोड़ी सी छलांग लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इसमें एल्डिहाइड लाना था, एल्डिहाइड लाना है, तो मुझे थोड़ी सी और केमिस्ट्री सीखनी पड़ेगी इस चैप्टर की। और उस चैप्टर में जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से वापस कैसे जाना है। कोई बच्चा बता सकता है मुझे लास्ट चैप्टर के बेस पे कि वापस कैसे जाते थे? रिडक्शन के पास। बिल्कुल, अगर मैं अभी तक की नॉलेज के बेस पे बताऊं, अब इसकी रिडक्शन क्या क्या दे सकती है? क्या कहते हैं उसे, एसिड की रिडक्शन हमने कैसे पढ़ाया था? रिएक्शन
एसिड की रिडक्शन में या हमने लगा दिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दिया मान लो, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको किस में बदल देगा, CH3CH2OH में बदल देगा मान लो। चलो लंबाई खिंच गया कोई बात नहीं, पर समझ तो आ रही है ना, ज्ञान तो मिल रहा है। इससे तो मैं आज पढ़ा है रिएक्शन। अब ये अल्कोहल है, अगर तुम्हारा दिल करे इसको एल्डिहाइड में बदलने के लिए तो या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा लो, तो ये एल्डिहाइड बदल जाएगा। और इतना ब्यूटीफुल रिएक्शन हो गया कि जितने से चले थे वहीं पे पहुंच गए। नहीं नहीं नहीं, एक ज्यादा पे ही पहुंचेंगे, मैंने एक कम लिखा है। CH2CH2OH, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा लोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में ये पहुंच जाएगा तुम्हारा CH3CH2 और अच्छा ये तो एसिड बन ही गया है, खैर एसिड में भी चाहिए। रुको 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 रुको, हमने अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बनाना है, ये तो प्राइमरी ही है 3 कार्बन वाला। चलो ये बन गया तुम्हारा एल्डिहाइड, CH3CH2 और CHO, और माइल्ड वाले से, अदरवाइज एसिड बन जाएगा वापस से। तो कहने का मतलब है कि इससे भी आप बना सकते हो ना, ये एक रूट है। सेकंड रूट जो इससे भी आसान है, ये तो इसने बताया बच्चे ने, तो मैंने चलो प्रोसीड कर दिया इसको। दूसरा काम क्या था कि तुमने एल्काइल हैलाइड बना लिया है ना, एल्काइल हैलाइड तुम्हें आता है, तुम इंट्रोड्यूस करो इसमें KCN जो हेलो एल्केन में करते थे, तो आ गया CH3CH2CN। साइनाइड तुम्हारे हाथ में एक बहुत अच्छी चीज होती है, वैसे तो मैं हर चैप्टर में ये बात बता देती हूँ पर फिर भी दोबारा से सुन लो। साइनाइड के केस में अगर तुम करते हो इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मैडम पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है बहुत एक्सेस में पानी नहीं डालते, तो एमाइड बन जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O और NH2। अगर तुम करते हो इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब भर भर के पानी डालते हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के केस में बन जाता है CH3CH2COOH। अगर तुम इसकी रिडक्शन करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, तो बनता है एमीन। एमीन तो चलो इस चैप्टर का ज्ञान नहीं है, वो तो तुम्हें अगले चैप्टर में काम आएगा, पर चलो इस रिएक्शन में आ गया। अब तुम एसिड में पहुंच गए, तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है, तुम पिछला चैप्टर यूज कर लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, CH3CHO कर दो, यहाँ पे आगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड होके एमीन बन सकता है, पर चलो वो आगे पढ़ाएंगे। तो इस तरह के तरीके से भी हो सकता है। तो ये है एल्केन से कैसे बनाना है। ये क्या कहते हैं इसे, इसमें नंबर डाल देती हूँ क्योंकि जिन बच्चों ने नोट्स लेने हैं उनको फिर दिक्कत होगी। 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल्केन से बना सकते हैं। बताओ समझ में आया, ज्ञान हुआ नहीं हुआ? यस मैम। चलो अब इसका कहानी नंबर 2, कहानी नंबर 2 किसकी जुबानी सुने फिर? तो सेकंड है फ्रॉम एल्कीन। ये तो भाई इतना मजेदार रिएक्शन है, हर बच्चा जानता है। फ्रॉम द एल्कीन जो प्रोसेस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? ओजोनलिसिस। और बहुत खुशी की बात ये है कि ये रिएक्शन हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा है और उसके बाद भी रिपीट मारते रहे हैं हेलो एल्कीन। और उसमें मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबसे छोटा एल्कीन, सबसे छोटा एल्कीन भाई एल्कीन ये है। ओजोनलिसिस होता है, ओजोन की कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में पहला स्टेप होता है। चलो पहले स्टेप से ही करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कौन बताएगा ये? ओजोनाइड बनता है। सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि हट बना दो, इसकी झोपड़ी बना दो भाई, ये हट बना दो, घर बना दो। ये हट बन गई। हट कब टूट गई? जब बाढ़ आ गई। तो बाढ़ कैसे आएगी? H2O जिंक की प्रेजेंस में करेंगे। अब इसको तोड़ना कैसे है? बड़ी सिमेट्रिकल वे से टूटता है, ये किनारे खराब हो जाते हैं। हाँ फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, बिल्कुल सही। H2CO इसको ओपन अप करके लिखो तो 2HCHO होता है इसका, यानी कि ये बन जाता है तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। बाकी इसमें जो चेंजेस हैं यू पीपल कैन डू, मुझे नहीं लगता इसको बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं एक में CH3 ले लेती हूँ एक साइड, और एक साइड दोनों ले लेती हूँ। तो अब इसको ना तुम इतनी कहानियों से ना लिखो, तुम ओजोनाइड पेपर में बनाओ ना बनाओ, तुम्हें इसकी एप्लीकेशन से भी आता होगा कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। ये जो 2 ग्रुप थे इनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसी से ही तो प्रोडक्ट में से ऑक्सीजन निकाल के बनाते हैं। ये जो ऑक्सीजन था ना ये H2O के साथ चला गया, H2O2 माइनस हो जाता है। समझ में आ रही कहानी? फास्ट तो नहीं हूं मैं? नो मैम। रिएक्शन आसान है, रिएक्शन आसान है, तुम्हें आते हैं, दैट्स व्हाई।
अच्छा चलो कहाँ पहुंचे हम, ये ओजोन में एक ऑक्सीजन तो वापस मिल जाता है, तो बेसिकली एक तुम्हें यहाँ देना है, एक तुम्हें यहाँ देना है, तो ये बन गया CH3CHO, ये तोड़ दो दीवार बीच में से, और प्लस बन गया HCHO। अब तुम कुछ भी करी जाओ, अब इसके नाम तो तुम्हें आने चाहिए, क्या है, कुछ भी कर लो तुम, CH3 डबल बॉन्ड CH3 ठीक है, ये सारा रिएजेंट सेम मान। अब तुम्हें तो बोला है कि ऐसे कर दो बस, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, कीटोन। हाँ दोबारा भी यही बनेगा, तो 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन। तो इस तरह से आप इससे बना सकते हो यार, जो तुम्हें चाहिए उस तरह का चेंज तुम यहाँ पे कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ओजोनलिसिस की और प्रैक्टिस तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें आता है, जो तुम्हें आता है बार बार करा के उस चीज को फायदा नहीं। अब एल्केन से भी बना लिया तुम, अब जितना भी ऑर्गेनिक पढ़ना है ना, ऐसे पढ़ना है कि पिछला सारा रिवाइज करके, मतलब इसमें इस क्या डाले तो क्या बनेगा, क्या होगा, रिएजेंट याद रखने हैं। अब आगे आ जाओ, आगे क्या, कहाँ पहुंचे हम, आइन पे है ना, तो तीसरा इस नंबर क्या डाला है मैंने, डाला है ना, तो ये मतलब सेकंड का 2 है, फर्स्ट के 1 2 3 है, सेकंड के 1 2 3 है, तो सेकंड आ गया फ्रॉम एल्काइन। इस कैटालाइजर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाँ इसमें भी आप HgSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में H2SO4। फिनाइल अल्कोहल बनेगा, उसका टेट्रामेरिज्म के बाद स्टेबल एल्डिहाइड। फिनाइल कहाँ से पहुंच गए तुम, फिनाइल कहाँ आ गया बेटे, फिनाइल, विनाइल, विनाइल के, अच्छा विनाइल कह रही हो, सॉरी मुझे फिनाइल सुना, ठीक है बेटा ठीक है। HgSO4 और H2SO4 तो एक बहाना होते हैं, ये इतने बड़े आयन है, ये सिर्फ पानी को ब्रेक करने का काम करते हैं और पानी की एडिशन ही होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन है 11th केमिस्ट्री का। तो CH ले लो, ट्रिपल बॉन्ड CH ले लो, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन, यस मैम। एसिटाइलिन। या इसका नाम क्या है, इथाइन। ये ना इसमें और नहीं डालता है क्योंकि ये बात अलग हो जाएगी। अब इसमें पहले वाटर डाला, नीचे सपोर्टिंग एक्टर लिख दो, जो कि बस पिक्चर में आए हैं बट कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना, कर रहे हैं इंपॉर्टेंट काम। पानी का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे तो सिमेट्रिकल पाई बॉन्ड है, तो कहीं पे कुछ भी लगा लो, CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, ये बन गया। जैसे कि अभी आपकी एक फ्रेंड ने बताया है कि ये विनाइल अल्कोहल है, कैसे पता तुम्हें बेटा विनाइल अल्कोहल है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर ही OH लगा हुआ है, या तो होता है उसके साथ वाले पे, ये उसके ऊपर ही लगा हुआ है CHOH, तो दिस इज कॉल्ड एज विनाइल अल्कोहल। अब ये विनाइल अल्कोहल का अगर मैं नाम लिखूं तो ये होगा इथेनॉल, तो इथेनॉल है ना, इनॉल, ठीक है, दोनों 1 1 पे हैं। अब ये इनॉल तो क्या होते हैं तुम्हारे, तो यहाँ पे 1 3 प्रोटोनेशन होगा, यस मैम। जिसको तुम बोलते हो कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। आज तुम्हें मजा आ रहा होगा क्योंकि आज सारे रिएक्शन तुम जानते हो, इतना ज्ञान ले चुके हो। तो कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म की छोटी सी झलक देखो, ये यहाँ, ये यहाँ, ये नेगेटिव, तो ये इसको पकड़ लेगा। तो समझने वाले समझ गए हैं, बाकियों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर उनको भी जाएगा, जर्नी सबकी सेम है, क्वालिफाई सबको नीट ही करना है, कोई जल्दी कोई बाद में, ठीक है जी। बाद में का मतलब है लेट समझेगा, पर इसी टाइम में करना है बेटे। तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, इथानॉल। अब तुम इसमें ऑल्टरेशन करते जाओ, मतलब इसको चेंजेस मारते जाओ। अच्छा क्या मारेंगे, तुम ले लो 2 नंबर वाला, बेसिकली वो 3 हो जाएगा। पहला स्टेप पानी ऐड करो, सपोर्टिंग एक्टर लगाओ, HgSO4 H2SO4। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है कि अब तुम MR लगाना, ठीक है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल आ गई ना, पहले तो कुछ भी कर सकते थे, MR नहीं लगाओगे तो फिर टेंशन में आ जाओगे। ये आ गया, ये इनॉल फिर से है, फिर से थोड़ा सा ज्ञान, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, एसीटोन। तो इससे तुम्हें एटलीस्ट इतनी नॉलेज मिल गई होगी कि पहले वाला कार्बन लेंगे तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड,
सेकंड मतलब पहले वाला कार्बन, मतलब पहले वाला आइन लेंगे तो नंबर 1 वाला जिसमें 2 कार्बन है, फिर आगे आगे फिर ये कीटोन ही बनेगा। ठीक है, तो दिस इज अ रिएक्शन फ्रॉम द आइन। तो इससे हमने कितने मेथड कंप्लीट कर लिए हैं? 2 के 3 मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड शुरू करा दो, अभी है 5 मिनट, कर लो फटाफट हो जाएगा। थर्ड है फ्रॉम द थोड़ा सा हो जाएगा ये, फ्रॉम द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है मेथड, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? अब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, कितनी नई बात है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है कि नहीं है? Yes. मैंने ना एक, आई एम गोइंग टू शेयर विद अ वेरी स्मॉल इंसिडेंस। एक बार एक बच्चे को पूछा, एक जगह पे फिनॉल है, एक स्टूडेंट को पूछा, तुमसे भी पूछ देते हैं चल, ये पिछले लास्ट ईयर की बात है, एक हैदराबाद का स्टूडेंट था, मुझे अभी भी याद है, ये जेई का बच्चा था। ये क्वेश्चन था एक, ये नहीं रुको, अच्छा चलो, ये था ऐसे, मैंने पूछा कि एक ये है बेटा और एक ये है, ठीक है, फिनॉल, और एसिटिक एसिड और फिनॉल में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है और क्यों? तुम्हारा आंसर क्या है? Acetic acid. एसिटिक एसिड। उसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? चलो आपका तो मुझे नहीं पता, आपको रीजन अभी बहुत अच्छे से पता है या नहीं पता, पर मुझे उसका आंसर आज तक नहीं भूलता लास्ट ईयर से। जब मैं पढ़ाती हूँ एग्जांपल दे देती हूँ। आई आस्क्ड हिम व्हाई इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसने कहा मैम बहुत सिंपल है। मैंने कहा कैसे? कह रहा मैम उसके नाम के पीछे एसिड आता है, तो ऑब्वियसली जिसके नाम के पीछे एसिड आता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऑल्दो दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट चलो ज्ञान जिसका जैसा भी है, इसका आंसर ये है कि ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, और कार्बोक्सिलेट आयन में सिंगल नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन के ऊपर स्टेबलाइज्ड होता है। नेगेटिव चार्ज, हाँ, नेगेटिव चार्ज का जितना डीलोकलाइजेशन होगा, जितना रेजोनेंस होगा, वो चीज उतनी स्टेबल होगी, उतनी जल्दी बनेगी। यहाँ पे भी रेजोनेंस जरूर होता है, पर ये नेगेटिव चार्ज इसका ये हट जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा ना। इसका नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड का कार्बन के ऊपर स्टेबलाइज्ड है, चाहे 6 कार्बन है, वो भी वो कमी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते जितने ऑक्सीजन होते हैं। तो यहाँ पे मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसलिए। बाकी शॉर्टकट ये है, क्योंकि ये एसिड है तो ज्यादा एसिडिक ही होगा। चलो एनी हाउ, एक रिएक्शन कर लेते हैं, 1 मिनट ही है। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का करना पड़ता है ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन से मतलब हीट करना पड़ता है इसको बिना ऑक्सीजन के। जैसे मैंने ये ले लिया, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है जिसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, HC डबल बॉन्ड O, ये बेटा इसको समझ में आ गया कैसे बनाया होगा? Yes, ma'am. फॉर्मिक एसिड के 2 मोल है, उसमें कैल्शियम ऐड किया तो कैल्शियम फॉर्मेट बना। तो जब इसको हीट करते हैं ना, तो हमेशा जब भी हीट करते हैं ना, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, वो चीजें बाहर जाती हैं जो गैसियस स्टेट में होती हैं या स्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो इसमें CaCO3 बाहर चला जाता है। CaCO3 में CaO प्लस CO2 होता है, और CO2 तो आपको पता है गैसियस स्टेट में होता है। CaCO3 जब बाहर चला जाएगा तो बाकी देखो क्या बचा, HCHO बचा। अब HCHO क्या बन गया इसमें? फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो दिस इज अ प्रोडक्ट। अब इसकी ना काफी सारी टाइप है, मतलब इससे मैंने एल्डिहाइड भी बना सकती हूँ, कीटोन भी बना सकती हूँ, दोनों का मिक्सचर भी बना सकती हूँ, दिस दैट बहुत काम हो सकता है। तो वो नेक्स्ट क्लास में इसके कंटिन्यू करेंगे, आज क्वेश्चन लेने का टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट क्लास में आई विल ब्रिंग सम ऑफ द गुड क्वेश्चंस, ठीक है, और along with this we'll discuss move this with the method of preparation. Okay जी, so this is all for today. In the next class we'll continue. Thank you, ma'am. हाँ, साथ साथ पढ़ लिया करो बेटा।